हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 में डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में परिवर्तन के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग क्लास 11th में परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा परमाणु त्रिज्या के बारे में जानते हैं। एटॉमिक रेडाई या परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखिए, मान लिया हमारे पास समझने के लिए सोडियम का एक एटम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमारा के कोष हो गया, ये एल हो गया और ये एम हो गया। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, या 8 इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस नाभिक के चारों ओर कोष में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे। और ये हमारे पास के कोष होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। एल कोष होगा, एल कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो एम कोष है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या की सामान्य परिभाषा दी गई है कि किसी परमाणु के नाभिक की बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच की दूरी होगी, उसकी परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडाई कहलाती है। तो अब इस एटॉमिक रेडाई को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव लिखा जाता है इसे। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि नाभिक का आकर्षण नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर कितना आकर्षण बल लगाया जा रहा है, इसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल। तो यदि नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने पास में आएंगे परमाणु त्रिज्या जो होगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो एटॉमिक रेडाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है ये है हमारा कोषों की संख्या। कोषों की संख्या, यदि हम कोष बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर अभी KLMN 3 कोष हैं, अगर कोष 4 हो जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ने पर जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ 3 कोष हैं, 4 कोष हो गए तो 3 कोष में ये दूरी रहेगी, 4 कोष में दूरी और हो जाएगी। तो जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो एटॉमिक रेडाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, कोषों की संख्या। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक जो है डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में परिवर्तन। देखते हैं। स्टूडेंट्स हम देखेंगे स्कैंडियम से यदि हम चलते हैं जिंक की ओर, तो स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में। स्कैंडियम 21 कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर नाभिक में 21 प्रोटॉन होंगे और ये के कोष होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। केल के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा। तो एन में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे और तुम्हारा जो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एन हो गया, ये एम है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 8 तो पहले से होंगे, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। अब ये डी में इलेक्ट्रॉन फिल किया गया।
तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम में बाहरी कोष में नहीं गया, बाहरी कोष से एक कोष पीछे के ड्यूब कोष में गया। तो जब कोष इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एक कोष पीछे जा रहा है, तो इस डीप कोष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी होगी वो कम होगी। दूरी कम होगी तो नाभिक आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। नाभिक आकर्षण अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो स्कैंडियम से अगर हम चलें जिंक की ओर, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं तो स्कैंडियम से आगे जैसे से बढ़ा जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। अभी यहाँ पर 21 प्रोटॉन है, 22 प्रोटॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण और बढ़ेगा। हमने बताया नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम की त्रिज्या छोटी हो जाएगी। वैनेडियम में जाएंगे और आकर्षण त्रिज्या 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन हो जाएंगे और भी आकर्षण बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्रोमियम की भी त्रिज्या घटेगी। मैग्नीज, स्कैंडियम से मैग्नीज तक लगातार परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। फिर आगे क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। देखिए अगर हम देखें स्कैंडियम में जो ड्यूब कोष होता है, इस ड्यूब कोष में क्या होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का जो ड्यूब कोष होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, जिससे यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं होगा। वैनेडियम में भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। क्रोमियम में क्या होता है, ये अयुग्मित होते हैं, सभी ऑर्बिटल अर्धपूर्ण होते हैं। मैग्नीज की भी यही स्थिति रहेगी, यहाँ भी इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही आयरन में पहुँचेंगे तो देखिए आयरन में क्या देखा गया कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 3d6 होता है। आयरन क्या होता है, 3d6 होता है, ये 3d5 होता है। तो जैसे ही आयरन 3d6 हुआ तो ये पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर 2 बल कार्य करेंगे, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव लगेगा, और दूसरा लगेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो 2 बल कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। एक बल क्या कर रहा है, एक बल जो है द्वारा नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या कर रहा है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को करेगा। इस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन दूर हटने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हटेगा। तो ये 2 विपरीत बल के कारण क्या होगा, परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग त्रिज्या जो होती है वो लगभग स्थिर हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि जब ड्यूब कोष में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं तो प्रतिकर्षण बल का मान प्रभावी होने लगता है, तथा नाभिकीय आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर होने के कारण या सेंट्रिक बल बढ़ने, आवरणीय प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे परमाणु त्रिज्याएं लगभग स्थिर हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ Mn से C होता है। फिर पुनः जो है परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। बढ़ने का कारण फिर से यही होता है कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं ड्यूब कोष में, जैसे हम बात करते हैं हमारे निकिल, कॉपर और जिंक की, तो यहाँ पर क्या होता है कि लगातार ड्यूब कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ये युग्मित होते जाते हैं। और जिंक में भी पूर्ण रूप से सभी ड्यूब कोष के ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाते हैं। जब ड्यूब कोष के ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल का मान जेड इफेक्टिव से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन दूर हटेंगे, नाभिक से दूर हटेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, स्कैंडियम से अगर हम जिंक की ओर चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या पहले क्या होगी, घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। फिर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है इलेक्ट्रॉन की युग्मित होने के कारण। अंत में परमाणु त्रिज्या फिर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव प्रतिकर्षण बल का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश से कुछ बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है परमाणु त्रिज्या का जो है। अब हम देखें किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो किसी वर्ग में जो ऊपर से नीचे चलते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान देखिए किस प्रकार से परिवर्तित होगा। अभी हमने बताया था यदि हम कोष बढ़ा दें
तो कोष के बढ़ने पर क्या होता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये स्कैंडियम 3D श्रेणी का सदस्य है और ये ट्रियम जो है वो 4D श्रेणी के सदस्य है। 4D का मतलब यहाँ पर एक कोष और बढ़ गया। तो जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे तो कोष बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जो नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण जो है कुछ कम हो जाएगा, जिससे त्रिज्या जो होगी बड़ी हो जाएगी। तो स्कैंडियम से यट्रियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि 4D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं 3D श्रेणी के तत्वों से बड़ी होती हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जो वर्ग में हम नीचे जाएंगे 3D से 4D में, तो कोषों की संख्या बढ़ने से नाभ की आवेश घट जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। तो उसका कारण यह है कि 4D श्रेणी के जो तत्व होते हैं, 4D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं तो 3D से बड़ी होंगी, लेकिन 5D श्रेणी में जो लैंथेनम के आगे के जो तत्व होते हैं 14 तत्व, ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं। लैंथेनम में 57 से लेकर 71 तक जो होंगे वो F ब्लॉक के तत्व होंगे। और F ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में जाता है। F कोष में क्या होता है कि बाहर से 2 कोष पीछे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो जब बाहर से 2 कोष पीछे हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन जाता है N-2 F कोष में जो है, तो नाभिक का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। उसके बाद जो 5D आएगा तो यहाँ पर N-1 द्वीप कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रभाव लगता है लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लैंथेनाइट संकुचन क्या करता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से 2 कोष पीछे F कोष में जाता है, तो नाभिक का प्रभावी आकर्षण बल बढ़ जाता है और आवरणी या शील्डिंग प्रभाव जो होता है बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिससे नाभिक आकर्षण बढ़ने से परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती चली जाती हैं। तो यहाँ पर लैंथेनाइट संकुचन लगता है, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं छोटी हो जाती हैं और इतनी छोटी हो जाती हैं कि इनके मान 4D श्रेणी के तत्वों के इक्वल हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर है कि 5D श्रेणी के तत्वों में लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान 4D श्रेणी के तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं के लगभग बराबर हो जाते हैं। जैसे जिरकोनियम की परमाणु त्रिज्या 160 पिकोमीटर है और लैंथेनाइट संकुचन के कारण हाफनियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है 159 पिकोमीटर हो जाती। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कारण है कि 4D श्रेणी के सदस्य जिरकोनियम की परमाणु त्रिज्या 5D श्रेणी के सदस्य हाफनियम की परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर हो जाती है। तो उसका कारण लिखेंगे कि हाफनियम 5D श्रेणी के सदस्य है, जिसमें जो है लैंथेनाइट संकुचन होता है और लैंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं। तो समझ में आएगा इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, लैंथेनाइट संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्याएं 5D श्रेणी के तत्वों की 4D श्रेणी की त्रिज्याओं से बराबर हो जाती हैं, लेकिन दोनों जो श्रेणी त्रिज्याएं जो होंगी वो 3D से बड़ी होंगी, क्योंकि कोष्ठक संख्या इनमें ज़्यादा होती है। दूसरा कारण यह है कि 4D श्रेणी के तत्वों व 5D श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। इसका कारण क्या होगा, देखिए जो किस तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं वो मुख्य रूप से आयनन, एंथैल्पी और परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। तो क्योंकि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, इसलिए इनके रासायनिक गुणों में भी समानताएं पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको नोट कर सकते हैं। आणिक त्रिज्या तो स्टूडेंट्स आयन के बारे में जानते होंगे। कोई भी परमाणु मूल अवस्था में परमाणु के बाह्यतम कोष से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं या
उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएँ तो वो परमाणु जो होगा वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के तत्व मुख्यतः धनायन बनाते हैं, यानी मतलब बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो जब त्यागते हैं तो धनायन बनाते हैं, और धनायन की जो त्रिज्या होती है, धनायन की जो त्रिज्या होती है वो उसके मूल परमाणु से छोटी होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आयनिक त्रिज्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखा गया कि अगर समान आक्सीकरण अवस्था है, समान आक्सीकरण अवस्था में स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या के समान आयनिक त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। आयनिक त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तन मतलब उसी प्रकार से घटेगी और लास्ट में फिर से बढ़ जाएगी। समान आक्सीकरण अवस्था, समान आक्सीकरण अवस्था मतलब है अगर ये +2 है, ये +3 है, ये +2 सभी +2 आक्सीकरण अवस्थाओं में है, तो समान आक्सीकरण अवस्थाएं हो गई। तो ये सभी जब समान आक्सीकरण अवस्थाएं हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या जो होगी वो घटेगी। दूसरा जो है आक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आयनिक जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, घटती है। आयनिक त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आक्सीकरण संख्या में वृद्धि, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यदि हम आक्सीकरण संख्या बढ़ा दें, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं Fe2+ है और एक Fe3+ है, तो अगर Fe2+ है तो इसमें D में कॉन्फ़िगरेशन होगा D6 और यहाँ पर होगा D5। तो क्या होगा कि जब Fe2+ से Fe3+ बनेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और भी कम हो जाएगी, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। तो नाभिक का आकर्षण जब बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो आक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होगी तो आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन होता है डी ब्लॉक के तत्वों। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डी ब्लॉक और संक्रमण तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम स्टडी करेंगे संक्रमण तत्वों की घनत्व की आवर्त सारणी में आवर्तता, मतलब आवर्त और वर्ग में घनत्व किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो देखिए, घनत्व का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। घनत्व रो इक्वल टू होता है द्रव्यमान m अपान आयतन v। तो घनत्व की जो वैल्यू है वो द्रव्यमान के समानुपाती होगी और आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। और आयतन का फार्मूला होता है V = 4/3 πr³। ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, परमाणु त्रिज्या पर आयतन निर्भर करता है। तो कहने का मतलब अगर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या अगर घट रही है तो आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो अभी अभी हम लोग स्टडी करके आए हैं कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जब चलते हैं तो प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण या आवेश बढ़ता जाता है। जब प्रभावी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, फिर स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का कारण बताया था, क्योंकि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू होते हैं, जैसे ही आयरन के आगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण लगता है और नाभिक द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है। तो दो विपरीत बलों के कारण जो है त्रिज्या का मान जो है कुछ बढ़ जाता है, जिससे पहले तो स्थिर हो जाती है त्रिज्या, लेकिन जिंक की परमाणु त्रिज्या, जिंक और कॉपर की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नाभिकीय
नाभिक का आकर्षण बल के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी हो जाता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या युग्मित होने के कारण। तो इसी के आधार पर हम घनत्व का आवर्त सारणी में परिवर्तन देखेंगे। तो देखिए आवर्त में जो बाएं से दाएं चलेंगे प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में, तो चूंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, प्रारंभ में घटती है, परमाणु त्रिज्या घटने से क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी जिससे आयतन घटेगा, आयतन घटने से घनत्व बढ़ता है। तो लिख सकते हैं प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है, जिससे द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व बढ़ता है, घनत्व क्या होगा, बढ़ता है। स्कैंडियम से लगातार स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट तक बढ़ता जाता है। और निकिल और कॉपर ये दो ऐसे तत्व हैं, इनका घनत्व लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि परमाणु त्रिज्याएँ जो होती हैं, परमाणु त्रिज्याएँ लगभग स्थिर हो जाती हैं। अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण। फिर जिंक का घनत्व जो है कम हो जाता है, जिंक का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसका परमाणु त्रिज्या हमने पीछे बताया कि जिंक की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके ड्यूब कोष पूर्ण रूप से भरे हो जाते हैं, 3d10 हो जाएगा। तो ड्यूब कोष बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ने से आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से घनत्व घट जाएगा। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, स्कैंडियम से जिंक की ओर चलने पर पहले घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, फिर निकिल और कॉपर का घनत्व स्थिर हो जाता है, और जिंक का घनत्व जो है कम होता है। जिंक का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। जिंक का घनत्व, Zn का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। स्टूडेंट समझ में आया होगा कि संक्रमण श्रेणी में घनत्व किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर हम परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन याद रखेंगे तो परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परमाणु त्रिज्या जहाँ घटेगी वहाँ घनत्व बढ़ जाएगा। तो 3D श्रेणी में सबसे कम घनत्व, 3D श्रेणी की बात करें तो सबसे कम घनत्व स्कैंडियम का होता है, क्योंकि स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी और इसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा। आगे जाएंगे तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, जिससे घनत्व बढ़ता जाता है। स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम, स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम व निकिल एंड कॉपर का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें 3D श्रेणी में सबसे कम घनत्व जिंक का होता है, और जिंक के बाद जो होता है
सबसे कम घनत्व स्कैंडियम का होता है, स्कैंडियम के बाद जिंक का घनत्व होता है, और निकेल और कॉपर का घनत्व सर्वाधिक होता है। संपूर्ण संक्रमण श्रेणी सभी संक्रमण तत्वों में, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंडीशन की तरफ से नोट कर लें, सभी संक्रमण तत्वों में सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व की बात करें स्कैंडियम का, व सबसे अधिक घनत्व इरिडियम का होता है। इरिडियम 77 इरिडियम का होता है, और लगभग जो है थोड़ा सा अंतर है, ऑस्मियम का होता है। ऑस्मियम OS 76। तो ये कंडीशन की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्वों में सबसे कम घनत्व किस तत्व का होता है, तो सबसे कम घनत्व स्कैंडियम का होता है। सबसे अधिक घनत्व बात करें तो इरिडियम का होता है। इरिडियम के लगभग जो है ऑस्मियम का होता है। इरिडियम का जो घनत्व है वो 22, इसका घनत्व होता है 22.61 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका होता है ऑस्मियम का 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सबसे कम घनत्व स्कैंडियम का और सबसे अधिक घनत्व इरिडियम का होता है। तो स्टूडेंट्स तो संक्रमण तत्वों के घनत्व हमने देखा कि इनके जो घनत्व हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर। यदि हम संपूर्ण तत्वों के बारे में अध्ययन करें तो देखेंगे एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके घनत्व सबसे, एस ब्लॉक के तत्वों के घनत्व सबसे कम होते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं। परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण एस ब्लॉक के तत्वों के घनत्व सबसे कम होते हैं। और सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो संक्रमण तत्वों का पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया स्टूडेंट्स परमाणु व आयनिक त्रिज्या तथा घनत्व का आवर्त सारणी में परिवर्तन के बारे में। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।